यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म मतलब क्या? एक समान, सिविल नागरिक, कोड मतलब संहिता। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या हुआ? समान नागरिक संहिता। ठीक है, समान नागरिक संहिता। अब दो तरह के कोड है, जानते होंगे आप लोग, सिविल कोड और क्रिमिनल कोड। ठीक है, तो क्रिमिनल कोड तो सभी धर्मों के लिए समान है। अगर कोई हत्या करता है तो हत्यारा को, अगर मुस्लिम है तो उसके लिए अलग कानून और हिंदू है तो अलग कानून, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। क्रिमिनल कोड एक जैसा है, लेकिन सिविल कोड अलग अलग है। मुस्लिम का अलग, हिंदुओं का अलग, ईसाइयों का अलग। गौर से सुनिएगा, तो यह क्रिमिनल कोड की बात नहीं की जा रही है, वो सबके लिए एक जैसा है। किसकी बात हो रही है? हाँ, सिविल कोड की। ठीक है, तो ये सभी धर्मों में के लिए सिविल कोड अलग अलग है। हिंदुओं के लिए अलग है, अभी मुसलमानों के लिए अलग है, ईसाइयों के लिए अलग है। उनके धर्मों के रीति रिवाजों के मुताबिक हमारे देश में संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता की भावना का पालन करते हुए पर्सनल लॉ बनाया गया। हिंदुओं के लिए अलग, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, हिंदुओं के लिए अलग और ईसाइयों के लिए अलग, वगैरह वगैरह। तो उसमें होता क्या है, सिविल कोड में होता क्या है? सिविल कोड का मतलब हुआ विवाह, और विवाह होगा तो विवाह विच्छेद की संभावना रहेगी, तलाक, और तलाक जब दिया जाएगा तो खर्चा, गुजारा भत्ता की बात होगी ना, गुजारा भत्ता और विरासत, उत्तराधिकार। कोई व्यक्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा, उसके संपत्ति में विरासत किसको मिलेगा, ये विरासत, और गोद लेना। इन सभी के मामले में सभी धर्मों के लिए क्या यूनिफॉर्म है ना, समझिएगा, सभी धर्मों के लिए क्या, समान कानून। ठीक है, यही हो गया क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब कोई अगर पति, हस्बैंड वाइफ को तलाक देता है तो चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो, वाइफ के लिए जो गुजारा भत्ता का प्रावधान है वो सभी धर्मों के महिलाओं के लिए, तलाकशुदा महिलाओं के लिए समान होगा। विवाह के मुद्दे भी लगभग समान होंगे। अब विवाह के मुद्दे समान होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों का जो विवाह का रीति रिवाज है बदल जाएगा, हिंदुओं का जो है रीति रिवाज वो कुछ और होगा। नहीं, वो परंपरा जो जिस तरीके से मुस्लिम शादी करते हैं, हिंदू शादी करते हैं, ईसाई शादी करते हैं, वो वही रहेगा। लेकिन अगर प्रश्न उठेगा व्यक्तिगत, जैसे अगर तलाक का मुद्दा हुआ, गुजारा भत्ता का मुद्दा हुआ, उत्तराधिकार का मुद्दा हुआ, गोद लेने का मुद्दा हुआ, संपत्ति की विरासत का मुद्दा हुआ, तब सबका एक जैसा कानून होगा। समझ आई बात? विवाह ये नहीं कि आप अमुक धर्म के हैं तो उस धर्म में इजाजत है एक साथ 4 पत्नी रखने की, तो 4 विवाह कर लीजिएगा, वो नहीं। समझ में आ रही बात? तलाक हो जाए तब दूसरा विवाह कीजिए। क्लियर है? और तलाक में ये नहीं कि किसी धर्म में फौरन तलाक की व्यवस्था है, कुछ बोल करके तुरंत दे दिए तलाक, तो आप तलाक दे दिए, वो नहीं, सिस्टम से लीजिए। और तलाक के बाद गुजारा भत्ता। तो ये समान नागरिक संहिता का मतलब समझ गए क्या? सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह, गुजारा भत्ता, तलाक, गुजारा भत्ता, गोद लेना और विरासत समझ गए के संदर्भ में समान कानून। यही क्या हो गया? यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्लियर है? हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया? नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्वों में, हाँ, डीपीएसपी में भाग 4 में अनुच्छेद 44 में 44 था। डीपीएसपी में है कि राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, राज्य को यह निर्देश दिया गया है। डीपीएसपी में क्या, नीति निर्देशक तत्वों में राज्य को निर्देश दिया गया है कि आप जब सक्षम हो तब इसे लागू करें, आपको लागू करना चाहिए। तो कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए, क्योंकि एक ही मुद्दे पर हिंदुओं में अगर तलाक होता था तो महिलाओं को अलग सुविधा, मुस्लिमों में अलग तलाक हुआ तो वहां महिलाओं को अलग सुविधा, ईसाइयों को अलग सुविधा। तो जज भी कंफ्यूज रहते थे, उनको लगता था क्या कि हम सही नहीं कर रहे हैं, महिलाओं के साथ न्याय नहीं कर रहे। समझ में आई बात? और पुरुष फायदा उठाते थे, ये प्रॉब्लम होता था। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई बार निर्देश दिया गया, कि समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए। ठीक है, और अंततः ये अभी जो सत्तारूढ़ दल है उनके एजेंडे में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है। कौन सा दल? भारतीय जनता पार्टी।
तो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं। तो उन्होंने यूसीसी लागू करने के लिए रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठित किया था, जिस कमेटी को विधेयक का प्रारूप तैयार करना था। किनकी अध्यक्षता में? रंजना देसाई पूर्व जस्टिस थी, कमेटी का गठन किया था। ठीक है, और इन्होंने रिपोर्ट दिया, रंजना देसाई ने अपना रिपोर्ट दिया 2 फरवरी 2024 को सीएम को सौंपा, को रिपोर्ट सीएम को सौंपा। ठीक है, अब ये विधानसभा में पारित हुआ, विधानसभा में, उत्तराखंड विधानसभा में पारित हुआ। 6 फरवरी 2024 को प्रस्तुत हुआ, 7 फरवरी को ध्वनि मत से पारित हुआ। ठीक है, पारित या अधिनियमित होने की प्रक्रिया क्या हुई, थोड़ा सा फैक्ट देख ले। 6 फरवरी को क्या हुआ? बिल आया, कहाँ? विधानसभा में। 7 फरवरी को पारित। अब ये उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए राज्यपाल ने भेज दिया, कहाँ? राष्ट्रपति के पास। याद रखिएगा, ये राष्ट्रपति के पास गया है, राज्यपाल ने भेजा है। आपको लगे कि राज्यपाल ने ये स्वीकृति दे दिया, हो गया, नहीं। राज्यपाल ने भेजा है, कहाँ? राष्ट्रपति को। फिर राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को संदर्भित, प्रक्रिया समझ जाइए, राष्ट्रपति को भेजा गया। फिर राष्ट्रपति द्वारा 12 मार्च 2024 को स्वीकृति दी गई, हस्ताक्षर किया गया, और जब मिल गई तो 13 मार्च 2024 को उत्तराखंड सरकार ने नोटिफाई कर दिया, अधिसूचना जारी कर दिया। इस प्रकार उत्तराखंड क्या बना? स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य और संघ शासित क्षेत्र दोनों मिला के पहला राज्य बना जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ। एक और जगह लागू है, गोवा, लेकिन गोवा में कहा? गोवा में आजादी से पहले से है, पुर्तगाली शासन से। गोवा में स्वतंत्रता पूर्व से ही लागू है। हो गया? क्लियर है? प्रक्रिया समझ गए, बैकग्राउंड समझ गए, ठीक लग रहा है? हाँ, कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? वो केवल एक कॉलम में न्यूज है, खाली उतना पढ़िएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। अब इसमें प्रावधान, यूनिफॉर्म सिविल कोड में उत्तराखंड विधानसभा ने क्या क्या प्रावधान किया है? तो अभी आप लोगों ने देखा, विवाह, तलाक, और तलाक होगा तो गुजारा भत्ता। दूसरा विरासत, विरासत मतलब संपत्ति का उत्तराधिकार। तीसरा गोद लेना। ये सभी में क्या होगा? सभी धर्मों के लिए समान कानून। अब याद रखिएगा, इसमें जो है शेड्यूल, ये आपको पीटी में कंफ्यूज किया जा सकता है। उसे लिख देगा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी, सब के लिए समान कानून। याद रखिए, आदिवासी के लिए नहीं, एसटी को इससे बाहर रखा गया, शेड्यूल ट्राइब को इसमें शामिल नहीं। और क्या है? अगर आप लिव इन रिलेशन में रहते हैं तो उसको मान्यता दी गई है, लेकिन इसके लिए कड़ा प्रावधान भी किया गया है। क्या किया गया है? इसके लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है, और पंजीकरण के एक माह से अधिक समय तक बिना पंजीकरण के रहते हैं तो जुर्माना और सजा दोनों। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। ये भी तो विवाह ही है ना, 2 पुरुष स्त्री रहते हैं और केवल एंजॉय के लिए पुरुष और स्त्री एक साथ आते हैं। नेचर ने उनको बनाया कुछ और चीज के लिए भी, ठीक है, सृजन के लिए बनाया है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, और इसीलिए उसमें उतना आनंद भी दिया है ताकि वो समाज आगे बढ़े। तो उसके बाद जो बच्चा पैदा हो रहा है लिव रिलेशन में, वो दायित्व तो किसका? दोनों का बनता है। तो केवल एंजॉय के लिए नहीं, ये बहुत अच्छा किया गया है। सहमति संबंध इसको कहा गया। क्या कहा गया? सहमति संबंध, लिव इन रिलेशन। लिव इन रिलेशन में क्या कहा गया है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पंजीकरण अनिवार्य। अगर 1 माह से अधिक बिना पंजीकरण के रहते हैं, बिना पंजीकरण के रहने पर क्या होगा? जुर्माना और दंड, सजा दोनों। और संतान जो होगा लिव रिलेशन में, उसको भी विरासत कर होगा। पुरुष भाग नहीं सकता है। बहुत अच्छा किया है, पुरुष भाग नहीं सकता है। बच्चा पैदा कर दिए, अब तुमसे शादी नहीं करेंगे, अब बच्चा को अपना भी नहीं स्वीकार कर रहे। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब का अपना अपना उनका नियम कायदा है। तो ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड किसका? उत्तराखंड। अब सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसे लागू करने के लिए क्या किया है? तो राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है? तो राष्ट्रीय स्तर पर विधि आयोग द्वारा सलाह मांगा जा रहा है। ठीक है,
राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है यूसीसी के संदर्भ में? एक मंत्री समूह का गठन हुआ है और विधि आयोग लोगों से सलाह मशविरा कर रहा है, द्वारा राय मांगी जा रही है। ये प्रक्रिया पूरी भी हो चुकी होगी और सरकार द्वारा घोषणा की गई है क्या? यूसीसी पूरे देश में लागू करने की घोषणा सरकार द्वारा की गई है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी कहा गया कि एक ही घर में दो कानून होना उचित नहीं है, सबके लिए समान कानून होना चाहिए। इससे पता चलता है कि वर्तमान सरकार का इरादा है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे देश में लागू करना। अब इसके पक्ष में क्या तर्क है, विपक्ष में क्या तर्क है, ये अलग मुद्दा है, पॉलिटी में पढ़ाएंगे उसको, ठीक है।